आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने हल्फ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लिया और उनकी हल्फ बर्दारी अंजाम दी गई। ख़ास बात यह है कि इनमें 3 ख़वातीन जजेस शामिल हैं और इनमें से एक जस्टिस नागरत्ना भी मुल्क की पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन इनसे हल्फ लिया। ये प्रोग्राम कोरोना क़वानीन के मुताबिक मुनक़्क़िद किया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम में हुई। मंगल को 9 नए मुंतखब जजों की हल्फ बर्दारी के साथ सुप्रीम कोर्ट की मंजूर शुदा तादाद 34 हो गई, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 34 जजेस शामिल होंगे। अदालत उस्मा के पब्लिक रिलेशन ऑफिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तारीख में यह पहला मौका है कि 9 जजेस एक साथ में अपने ओहदे का हल्फ उठाएँ। इसीलिए तकरीब का मुकाम ऑडिटोरियम में मुंतकिल कर दिया गया। एवं कोविड उसूलों पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए रिवायती तौर पर नए जजों के ओहदे का हल्फ चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की हल्फ की ये जजेस करना हाल में हल्फ उठाएंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ASO का और जस्टिस BV नागरत्ना, चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट हेमा कोहली, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ, सिक्किम के चीफ जस्टिस JK महेश्वरी, चीफ जस्टिस केरला हाई कोर्ट के जस्टिस CT रवि कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरीश, गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस बेला M त्रिवेदी और सीनियर एडवोकेट PS नरसिम्हा इनमें शामिल हैं। जस्टिस नागरत्ना 2027 में मुल्क की पहली खातून चीफ जस्टिस बन सकती हैं। 30 अक्टूबर 1962 को कर्नाटक में पैदा होने वाली जस्टिस नागरत्ना साबिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ES वेंकट रमैया की बेटी हैं। फहरिस्त में शामिल 2 दीगर खवातीन जजों के नाम जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं। To the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. I, Hema Kohli, Having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. I, Bangalore Venkatramaya Nagaratna, Having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 21 सितंबर से KG ता PG तक स्कूल्स कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी का जो फैसला किया गया था, आज उसे उस वक्त झटका लगा जब हाई कोर्ट ने हुकूमत के स्कूल्स और कॉलेजेस के दोबारा खोलने पर फैसले पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी और इस सिलसिले में पेश की गई दरख्वास्त को कबूल करते हुए हुक्म अल्तवा जारी किया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस बात का सवाल किया कि बग़ैर किसी रहनुमायाना खतूत जारी किए कि स्कूल और कॉलेजेस की दोबारा कैसे खोले जा सकते हैं। अदालत ने इस सिलसिले में 4 सितंबर को तफसीलात पेश करने की हिदायत दी। अदालत ने तलबा की लाजमी शिरकत के लिए दबाव न डालने और ऑनलाइन क्लासेस को भी जारी रखने की हिदायत दी।
वाज़ेह है कि रियासत भर में खानगी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी के सिलसिले में तेज़ी के साथ इंतजाम जारी थे। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को रोज़ाना सैनिटाइजेशन किया जा रहा था और साफ़ सफाई का मुकम्मल ख्याल रखते हुए 1 सितंबर तक स्कूल खोलने का मंसूबा हुकूमत ने बनाया था, लेकिन इसे हाई कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगा दी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर KT रामाराव ने रियासत के तमाम अजला के पार्टी कायदीन और कारकुनों से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात करते हुए हिदायत दी कि 2 सितंबर को अपने अपने अजला के देहात और शहरों में पार्टी परचम लहराएं और ग्रेटर हैदराबाद के तमाम 150 डिवीज़न में पार्टी परचम लहराने के अलावा अपने अपने इलाका जात के पार्टी ऑफिस में भी परचम लहराने के इक़दाम करें। KT रामाराव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2 सितंबर को नई दिल्ली में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद पार्टी परचम लहराएंगे। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को रियासत भर में पार्टी परचम लहराने की तकरीब में रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली व काउंसिल, MPTC, ZPTC और पार्टी कायदीन हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद G निरंजन ने कहा कि वो बीजेपी सदर तेलंगाना की पदयात्रा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो तकरीरें बंडी संजय कर रहे हैं इसके वो खिलाफ हैं। बंडी संजय फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा कर रहे हैं और अवाम को भड़काने वाली तकरीरें से दो चार कर रहे हैं। G निरंजन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अलहदा रियासत तेलंगाना दिया है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय की तकरीरों से हालात ख़राब हुए तो इसकी सारी जिम्मेदारी रियासती हुकूमत और पुलिस पर होगी। निरंजन ने कहा कि बंडी संजय हुजूर निज़ाम की सारी जायदादों को हुकूमत में जम कर लेने की बात कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। हुजूर निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने अपने दौर हुकूमत में कई अजीम कारनामे अंजाम दिए और मरकज़ी हुकूमत को ज़रूरत पड़ने पर कसीर मकदार में सोने का तोहफ़ा भी दिया। G निरंजन रेड्डी ने कहा, हर एक मीटिंग में उन्होंने लोगों में, मजहबों में के बीच टेंशन क्रिएट के ऐसा बात कर रहे हैं। एक इनसेन पर्सन के जैसा उन्होंने बात कर रहे हैं। इससे नहीं, अगर कुछ टेंशन क्रिएट हुई तो उसका जिम्मेदार स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होता। हम बंडी संजय साहब के पदयात्रा के खिलाफ नहीं है। हम तेलंगाना को DSO पार्टी है। हम इससे पहले निजाम सरकार के अगेंस्ट में भी फाइट करे सो कांग्रेस पार्टी है। निजाम सरकार कांग्रेस पार्टी को 1938 में बैन भी किए थे 1946 तक। मगर हम ये चाहते कि यहाँ का माहौल भड़कना नहीं चाहिए। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस आज के पेपर्स पे जो आया वो पूरे पेपर्स को नहीं, हम DGP साहब को एक लेटर के तौर पर लेटर के साथ भिजाना चाह रहे हैं और इसके ऊपर उन्होंने क्या स्टेप लेते उनका मर्जी। हम तो उनका पदयात्रा के खिलाफ नहीं है, मगर अगर कोई टेंशन क्रिएट करे जैसा बात की तो रुकावट कर डालने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का है और पुलिस डिपार्टमेंट का है। साथ ही साथ उन्होंने निजाम के पूरे प्रॉपर्टीज को लेते बोल के बोल रहे हैं। किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, किस एक्ट के तहत कैसा लेते, वो ओनली लोगों को नहीं भड़काने की बातें हैं। निजाम सरकार ने जब हिंदुस्तान चेने हुजूराबाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति उम्मीदवार G श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम तेज़ी के साथ जारी है। हालांकि अभी तक ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में एलामिया जारी नहीं हुआ है। TRS रुकन असम्बली बालका सुमन ने कमलापुर में पार्टी कायदीन के इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि बयाराम स्टील फैक्ट्री को आंध्रा मुंतकिल कर दिया गया। खाजीपेट कोच फैक्ट्री तात्तुल का शिकार है, लेकिन इस ताल्लुक से रियासती भारतीय जनता पार्टी कायदीन मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने में नाकाम हैं।
उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील कांग्रेस ने की नहीं बल्कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस की मरहून मिन्नत है। గ్యాస్ సిలిండర్ ధర 900 దాటింది, 1000 దగ్గర పోతుంది. అదేవిధంగా తెలంగాణకి ఏమీ చేస్తలేదు బీజేపీ, సున్నా. పక్క కాజీపేటలో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ వాడు ఇస్తలేడు, బయ్యారంలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలి పెడతలేడు, కాళేశ్వరానికి జాతీయ హోదా ఇవ్వాలి ఇస్తలేడు, గిరిజన యూనివర్సిటీ పెట్టాలి పెడతలేడు, మనకు న్యాయంగా రావాల్సినటువంటి వాటా కూడా ఇస్తలేదు. పన్నుల రూపంలో 2,70,000 కోట్లు తెలంగాణ నుంచి కడితే మనం ఇప్పటిదాకా వచ్చినాయి 1,50,000 కోట్లు, సగం కూడా రానటువంటి పరిస్థితి. అంత దుర్మార్గం 1,40,00,000 కోట్ల మధ్యలో ఇచ్చింది. అంటే మనకు నిధులు వస్తలే, ఎటు పోతున్నాయి? పన్నుల రూపంలో కడుతున్నటువంటి మన డబ్బులన్నీ ఎటు పోతున్నాయి అంటే వాని ఉత్తరప్రదేశ్కి పోతున్నాయి, వాని గుజరాత్కి పోతున్నాయి, వాని మధ్యప్రదేశ్కి పోతున్నాయి. కాబట్టి ఇంత ఘోరంగా ఇంత దుర్మార్గంగా తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీని తెలంగాణలో ఎందుకు పురుడు పోసుకొనియాలి, తెలంగాణలో ఎందుకు వేలు కొనియాలి? కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీని మొలకెత్తనియద్దు అంటే మనం ఈ ఎన్నికల్లో వాళ్ళని బొందబెట్టాలి. భారతీయ జనతా పార్టీని పొందబెడితే వాడు ఇంటికి దృష్టి పెట్టాడు, ఇక తెలంగాణలో నాకేం లేదు దుకాణం అని పెట్టవేయడం జరుగుతుంది. వాడు మనం ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, బీహారు, రాజస్థాన్ ఆ ఉత్తర భారతదేశం దగ్గర దృష్టి పెట్టుకుంటాడు. ఎందుకంటే వచ్చే 2 ఏళ్లలో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది. కాబట్టి ఇవాళ మనం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులుగా కార్యకర్తలుగా తెలంగాణను తెచ్చిన పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. మనం हुकूमत तेलंगाना मुसलसिल दावे कर रही है कि वो माजूरीन की फलाह व बहबूद के लिए कई इनकलाबी इक़दाम कर रही है, जबकि तेलंगाना डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन ने हुकूमत के माजूरीन के लिए इक़दाम को सिर्फ सस्ती शोहरत करार देते हुए बताया कि हुकूमत सिर्फ 20% माजूरीन को 3,000 रुपये वजीफ़ा दे रही है। बाकी 80% माजूरीन हुकूमत की सरपरस्ती के लिए उम्मीद लगाए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज इंदिरा पार्क धरना चौक पर तेलंगाना डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया ताकि हुकूमत की तवज्जो अपने मसाइल की जानिब उससे मबजूल करा सके। मीडिया से बात करते हुए सदर सोसाइटी सैयद अफरोज़ ने कहा कि हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात में माजूरीन के लिए 5% मकानत मुख्तस करने का ऐलान किया, लेकिन इन अहकामात पर अमल नहीं हो रहा है। सोसाइटी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मेट्रो रेलवे स्टेशन पर माजूरीन के लिए जगह मुख्तस करे ताकि माजूरीन दुकान लगाकर बाइज्जत तरीके से रोटी कमा सकें। हम लोगों के पास है ना बच्चा को पेंशन भी नहीं आ रही, पेंशन भी रुक रही। वो क्या बोलते सब घर किराए का है, महीने का 8,000 10,000 बोल रहे, तो घर किराए का है। एक बच्चा माजूर है, पेंशन के बारे में घर के वास्ते डबल बेडरूम के वास्ते बात कर रहे हैं। बहुत परेशानी हम लोग, वो 2 बच्चों की कमाई पे खाना हमारे घर वाले कभी लगे तो लगता, नहीं तो नहीं लगता काम। कितने साल का लड़का है और कितने दिन से आपको नहीं आ रही? हम लोग पेंशन आ रही, अब 2 महीने के सब कुछ आना है। पेंशन की भी बच जाने की बहुत रुकी हुई है। फिर आप ये प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है यहाँ पर? अभी आप जो क्या डिमांड है आपका? ये घरां के वास्ते डबल बेडरूम के वास्ते हमारे को होना है। बहुत किराया भरते ये बच्चा तो क्या कमा नहीं सकते। पेंशन 3,000 आती तो उस पर क्या होता, खाली 2 बच्चे कमाने वाले हैं। महीना का 8,000 रुपये घर का किराया है। सैयद अफरोज़, प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी। आज यहाँ पर धरना चौक पे जो धरना दिया गया है वो तेलंगाना डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दिया गया है। ये धरना देने का मकसद जो ये है कि 3 साल से हैंडीकैप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेंशन वगैरह नहीं आ रही। गवर्नमेंट सबको ये बता रही है कि 3,016 रुपये पेंशन आ रही है, वो सिर्फ 20% लोगों को मिल रही है और 80% हैंडीकैप को पेंशन नहीं आ रही। और डबल बेडरूम भी जो 5% हैंडीकैप लोगों को 5% रिजर्वेशन है, उसके हिसाब से भी कोई भी हैंडीकैप को डबल बेडरूम तेलंगाना स्टेट में नहीं मिला। जो 280 डबल बेडरूम जो दिए गए हैं परसों, उसमें भी एक भी हैंडीकैप नहीं है। और हैंडीकैप लोगों को 7 साल से जॉब भी नहीं है, वो जॉब 0% जॉब है 7 साल से। और जो मसला है हैंडीकैप लोगों का, मेट्रो स्टेशन में डिसेबल को एक शॉप लगा के देना बोल के हमारा ये डिमांड है। कितने हैं आपके साथ लोग, कितने हैं? हमारे पूरे स्टेट में 2,000 मेंबर है तेलंगाना डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी में। तो क्या हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से हमारी ये डिमांड है कि जो 3 साल से पेंशन आप पेंडिंग में रखे, वो पूरे 3 साल का पेंशन हैंडीकैप लोगों को सेंक्शन करना इमीडिएट। अगर 3 साल के जो पेंशन जो अगर सेंक्शन नहीं करेंगे तो इसी तरह हम धरने को कंटिन्यू रखेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में चाहे वो हिंदी, तेलुगु, तमिल या मलयाली इंडस्ट्री हो, ड्रग्स को लेकर कई वाक़यात होते रहते हैं और इल्ज़ामात लगते रहते हैं और उस पर वो
इंडस्ट्री के लोग उसके एडिक्ट भी होते हैं। ताज़ा खबरों के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता 12 अफराद को तहकीकात के लिए बुलाया है और उनको नोटिस जारी किए। इस सिलसिले में तेलुगु फिल्मों के मशहूर और मारूफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तहकीकात के लिए आज बुलाया था, जिस पर वो ईडी ऑफिस पर पेश हुए। इस मौके पर मीडिया ने बहुत कोशिश की कि वो पूरी जगन्नाथ के तासुरात लें, लेकिन उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे ऑफिस में चले गए। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला हर मंगल को बेरोजगार नौजवानों के मसले को लेकर और जिन नौजवानों ने मुलाजिमत न मिलने की वजह से खुदकशी कर ली, उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इजहार हमदर्दी कर रही हैं और एक रोज़ का हड़ताल भी कर रही हैं। इस सिलसिले में आज ज़िले मेदक के गजवेल में वाईएस शर्मिला ने कापूराजू के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें दिलासा दिया। वाईएस शर्मिला ने हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर 1,90,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने के सिलसिले में एलामिया जारी करें। ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అయితే వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి ఉద్దేశం ఆరోగ్యం ముఖ్యం, మీరు ధైర్యం ఉండాలి. బీపీ అయిపోతుంది, మీరేం పని చేయక్కర్లేదు. నేను బాబుకి జాబ్ ఇప్పిస్తాము, మీ బాబు చూసుకుంటాడు, మీ ధైర్యం ఉండాలి. सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा आज चौथे रोज़ में दाखिल हो गई है। संजय ज़िले रंगारेड्डी के मोइनाबाद क्रॉस रोड के पास रोड शो को मुखातिब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि अब वक्त आ गया है कि के चंद्रशेखर राव और टीआरएस हुकूमत को निकाल फेंकें, क्योंकि के चंद्रशेखर राव को रियासत की अवाम की तरक्की से ज़्यादा दिलचस्पी अपनी और अपने अहलो अयाल की तरक्की में नज़र आ रही है। कौमी बीजेपी कायद डॉक्टर संबित पात्रा ने भी इस मौके पर खिताब किया। शहर हैदराबाद में भारी बारिश की पेश कयासी की गई। सूरत हाल को देखते हुए महकमा मौसमियात ने शहर हैदराबाद में रेड अलर्ट का ऐलान किया है। महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि अगले 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में भारी से भारी बारिश हो सकती है। उसी तरह हैदराबाद के अलावा भुवनगिर और विकाराबाद ज़िले में भी ज़बरदस्त बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।